कम इन प्लीज। आइए। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। टोकन हमें दे दीजिए, नंबर याद कर लीजिए जी और बैठिए। तो अभी अपनी कास्ट और नाम ना बताते हुए अब आपकी आइडेंटिटी, आपका परिचय, ये नंबर है, इस नंबर के साथ अपना परिचय बोर्ड को दें जिसके बारे में हम आपके बारे में जानें और फिर आपका इंटरव्यू आगे ले जाएं। जी सर, मेरा टोकन नंबर 1992 है। मैंने अपना परास्नातक पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर से वर्ष 2016 में हिंदी साहित्य विषय में किया है। तत्पश्चात मैंने 2017 में मेरा चयन पंचायती राज डिपार्टमेंट में ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर हुआ। तब से मैं वहीं पर कार्यरत हूँ और मेरा वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य है। और कुछ ऐड करना चाहेंगी? सर, मैं ऐड करना चाहूँगी कि मेरी हॉबी डायरी लेखन है। अच्छा, आपने बताया कि आपका कोड 1992 है और आप पंचायत राज अधिकारी हैं, दोनों के बीच कुछ रिश्ता है क्या? हाँ, क्या? सर, पंचायती राज जो अधिनियम 73वां संविधान संशोधन हुआ था वो 1992 में हुआ। तो अभी लगभग 5-6 सालों से आप जॉब में हैं। जी सर। तो समय मिल जाता है तैयारी करने के लिए? चूँकि मैंने तो सुना है बड़ा हेक्टिक जॉब है और ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में बहुत सारी अथॉरिटी तो उतनी नहीं है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। जी सर। फिर क्या समय कैसे निकाला आपने? सर, मुझे जो भी टाइम अपनी नौकरी के बाद मिल पाता है उसमें मैं कोशिश करती हूँ किसी तरह अपने आप को मैनेज करूँ। तो सर, टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है लेकिन मैं किसी तरह मैनेज करती हूँ। अच्छा, क्या एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपकी? क्या करती हैं एज ए ग्राम पंचायत अधिकारी आप? सर, ग्राम पंचायत अधिकारी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको मैं दो तरह से देखती हूँ। एक जो पंचायती राज अधिनियम है उत्तर प्रदेश सरकार का, उसके तहत जो भी प्रावधान है मैं उसके तहत कार्य करती हूँ, जिसमें पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायतों का गठन है, ग्राम सभा का संचालन, जो भी चीजें हैं इससे रिलेटेड। और दूसरा जो विभागीय योजनाएं होती हैं उसका सही तरीके से जो ग्राम पंचायत में क्रियान्वयन होता है उसकी भी जिम्मेदारी एक ग्राम पंचायत अधिकारी की होती है। अभी आपकी पोस्टिंग कहाँ है? सर, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तर। गोरखपुर में। अच्छा, तो जैसे जब ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में आप कोई स्कीम लागू, मान लीजिए कोई पंचायत के लिए कोई स्कीम आई, पंचायत लेवल पे लागू करना है, और अभी किस स्कीम में, किसी जो 2 मेजर स्कीम जिस पे आपने काम किया हो? सर, स्वच्छ भारत मिशन अभी चलाया जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ये प्रधानमंत्री जो आवास योजना है, आपको लगता है जितना पैसा वो देती है सरकार उसमें घर बन पाएंगे? सर, उसमें जो आज की महंगाई है उसमें घर तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन सर वो जो राशि है वो तो पूरी तरह से आवास बनाने के लिए नहीं, एक प्रोत्साहन के रूप में सरकार देती है। तो उसमें सर, लोगों ने आपसे कभी आके इसके बारे में शिकायत की? कभी ऐसी बात हुई जिससे लेकर लोगों में अनरेस्ट दिखाओ? या मैंने तो ये भी देखा है गांव स्तर पर कि वो पैसा जो है प्रधान और उसकी सहायता से कुछ लोग इसका मिसयूज़ भी कर रहे हैं, वो वास्तव में जिसके पास जाना चाहिए नहीं जा रहा है और जो मकान है वो नहीं बन पा रहा है। सर, पहले ये समस्याएं मुझे लगता है ज़्यादा थी, क्योंकि मेरी जॉब 2017 से है, करीब 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं। तो मैंने खुद अनुभव किया है कि पहले कुछ समस्याएं थी, लेकिन सर धीरे धीरे ये समस्याएं कहीं ना कहीं सॉल्व हो गई हैं। और जो ई गवर्नेंस हो गया और जो चीज़ें हैं, जो थोड़ी सी एक्टिविटी अभी बढ़ी है, तो उससे ये चीज़ें सॉल्व हो गई हैं। और जब योजनाओं का सही लोगों के पास चीजें पहुंच रही है तो उसका सर बेनिफिट है। अब सर ऐसी समस्याएं कम हुई हैं। मैं बात कर रहा था किसी जगह से, तो वो बता रहे थे कि जो दबंग लोग हैं और जिनके पास पता नहीं कितने एकड़ ज़मीन है, ये 2.5 लाख उनके लिए थोड़ी है कि जिनके पास बहुत बड़े मकान हैं, है ना? ये तो BPL और उनके लिए है प्रोत्साहन राशि, जो मकान बनाने के उसमें नहीं है। वो गलत सर्टिफिकेट बनवा के और मेल अधिकारियों से नेक्सस बना के वो 2.5 लाख रुपए हड़प भी रहे हैं। ऐसा कुछ आपका एक्सपीरियंस रहा क्या? सर, जैसे मैं ग्राम पंचायत अधिकारी हूँ तो मुझे एकदम ग्राउंड लेवल पे काम करना होता है। तो उसमें डिपार्टमेंट से 15 पॉइंट्स के ऐसे चेकलिस्ट रहती है। तो हम लोग उस चेकलिस्ट पे एक एक क्राइटेरिया को देखते हुए स्थलीय सत्यापन करते हैं। अगर उसमें वो व्यक्ति पात्र मिलता है तभी उसका चयन करते हैं। तो सर इस तरह की समस्याएं अब नहीं आ रही हैं, क्योंकि कुछ लोग ग्राम पंचायतों में ऐसे इस तरह से हैं जो थोड़ा सा अपनी पावर का या इस तरह इस्तेमाल करके
करना चाहते हैं गलत इलीगल चीज़ों को, ऐसे अपात्र व्यक्तियों का। लेकिन ग्रीवांस डिपार्टमेंट जो हमारा है उत्तर प्रदेश सरकार का, उसमें बहुत सारी ऐसी शिकायतें आई हैं। जी सर, शिकायतें पूरी तरह से ये सॉल्व नहीं हुई है, लेकिन सर इसका पॉजिटिव रिजल्ट है काफी। मतलब आपको लगता है कि इससे जो प्रोत्साहन होना चाहिए था लोगों का वो मिला है? जी सर, काफी। अच्छा, दूसरा आपने ODF पे बात की, स्वच्छता मिशन। देखिए, स्वच्छता मिशन एक बड़ा अभियान था, लेकिन लोगों ने इसे केवल एक तरह से शौचालय में सीमित कर दिया। एक आरोप है इसमें तो वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से लेकर जितनी चीज़ें थी वो होनी चाहिए थी, सफाई के जितने मतलब इसमें जो है एनवायरमेंटल इश्यूज़ भी होने चाहिए थे, लेकिन ले दे के ODF पे सीमित रह गया। लेकिन फिर भी गाँवों में क्या वास्तव में लोगों ने शौचालय इसको बनाए हैं या? सर, जैसा आपने कहा है कि ये सॉलिड वेस्ट, लिक्विड मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ इसमें होना चाहिए था। तो जो ODF फेज 1 चला तो उसमें मेन फोकस किया गया कि ग्रामीण क्षेत्र का बता रही हूँ, वहाँ पे ये देखा गया कि व्यवहार परिवर्तन होना चाहिए, सिर्फ शौचालय निर्माण से नहीं होगा। तो सर व्यवहार परिवर्तन पे बहुत सारे जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए, तो उससे सर लोगों ने खुद आगे बढ़ के जो ग्रामीण क्षेत्रों में बनवाया। सर समस्याएं वहीं आई जहाँ पे ये शौचालय प्रधान या ऐसे लोगों द्वारा बनवाया गया, जहाँ पे ग्रामीण लोगों ने खुद अपना कुछ पैसा उसमें लगा के बनवाया, वो शौचालय आज भी सक्सेसफुल है। मैं किसी गांव में गया, मैंने देखा वहाँ नाम पर एक गेट लगा दिया गया है, अंदर लोगों ने शौचालय, तो अभी भी लोग ओपन उसमें जा रहे हैं और उसमें जो है भूसा रखा गया है या कुछ ऐसी चीज़ें रखी गई हैं। और एक गांव-गांव की कहानी है, खासकर जिस क्षेत्र में आप जॉब में हैं। मैं पूरा गोरखपुर मंडल, बनारस मंडल, आजमगढ़ की कहानी बता रहा हूँ पूर्वांचल में, कि वहाँ लोगों ने, ठीक है 40% मानते हैं सक्सेस, मैं इसको 40% से ज़्यादा मुझे लगता है कि रेशियो नहीं रहा सक्सेस। खासकर ये जो शौचालय वाला था, इसमें काफ़ी शिकायतें मिली हैं कि जो है करप्शन हुआ है। सर करप्शन के 1-2 केसेस तो आपकी बात सही है, आ रहे हैं, लेकिन सर कोशिश यही किया गया था कि व्यवहार परिवर्तन हो। चलिए सर, अभी आपने टॉप 3 पोस्ट बताइए जो प्रेफरेंस में भरा हो। जी सर, मैंने सबसे पहले डिप्टी कलेक्टर भरा है, दूसरे नंबर पर पुलिस उपाधीक्षक का पद डाला है, तीसरे नंबर पर जिला पंचायत का पद। DPRO, डिप्टी कलेक्टर को जैसे आप देखें तो कभी हम SDM कह देते हैं, कभी डिप्टी कलेक्टर कहते हैं। आप खुद अभी विभाग में हैं, किसी उसमें काम कर रही हैं, तो क्या अंतर होता है DC और SDM में? सर डिप्टी कलेक्टर जो हम कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि जो अपने तहसील क्षेत्र में जो राजस्व का कलेक्शन करना, तो जब इस तरह के काम करते हैं तो वहाँ पे उनको डिप्टी कलेक्टर बोलेंगे। और जब अपने क्षेत्र से लॉ एंड ऑर्डर और भी चीजें जो न्यायिक कार्य करते हैं तो वहाँ पे उनको हम SDM बोलेंगे। ओके। अच्छा, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने एक्सप्रेस वे चल रहे सारी अभी ठीक से नंबर नहीं आता। आपका हिंदी लिटरेचर है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में राष्ट्रभाषा के विकास के लिए क्या प्रावधान किए गए? सर अभी नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि जो अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा है वो मातृभाषा में दी जाए, मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए। आप बता सकते हैं कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने चिकित्सा शिक्षा यानी मेडिकल साइंस की पढ़ाई हिंदी में प्रारंभ किया? सर मैं आपकी अनुमति हो तो गेस कर सकती हूँ, शायद सर मध्य प्रदेश। अच्छा, ये बताइए कि जो बजट आया है 2023 का, उसमें महिलाओं के लिए क्या क्या कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं? सॉरी सर। चलिए, आप गोरखपुर से हैं, गोरखपुर जो शहर है वहाँ पोस्टेड हैं एज ए ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में। महिलाओं से संबंधित किन किन समस्याओं का सामना आपको करना पड़ा एक छात्र के रूप में और आज एक ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में? सर मैं छात्र के रूप में जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो सुविधाएं, बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे शिक्षा की सुविधा, वो सर मुझे कहीं ना कहीं उसकी कमी देखी थी। तो उसके लिए मुझे मैं गांव से बिलोंग करती थी, तो मुझे उसके लिए शहर में आना पड़ा और भी तरह की फाइनेंशियल परेशानियाँ इस तरह की बाहर आने के कारण शायद मुझे महसूस हुई। और सर दूसरी चीज़, और कहीं ना कहीं जब मैं बाहर आई तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो लेवल जो एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जिसको प्राथमिक शिक्षा कहते हैं, वो ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं हम लोगों को उतने अच्छे से प्रोवाइड नहीं कराया गया। तो सर एक कमी तो वो थी जो बेस हम कहेंगे। और सर जब से मैं जॉब में हूँ तब से मैंने ये देखा है कि सर
एक तो मेरे साथ है टाइम मैनेजमेंट की, जो ग्रामीण क्षेत्रों में समस्या सर सुरक्षा को लेकर, और सर बेसिक जो इंफ्रा है, जैसे मैं फील्ड में जॉब करती हूँ तो मैंने इस चीज़ को महसूस किया है कि कभी देर हो गई या इस तरह के जो बेसिक इंफ्रा है वो सर हर जगह अवेलेबल ना होने की वजह से वो समस्याओं का समय। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि हिंदी साहित्य में आदिकाल जो है क्या है? आदिकाल किस लिए प्रसिद्ध रहा? आदिकाल सर, आदिकाल जो हिंदी साहित्य का पहला कालखंड माना जाता है वो 700-800 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं-14वीं शताब्दी तक के काल को मानते हैं। और सर उसमें उसकी मतलब उसकी जो प्रवृत्तियां रही हैं, जैसे वीरता परक काव्य लिखे गए हैं, भक्ति परक काव्य लिखे गए हैं, श्रृंगार परक काव्य लिखे गए हैं। तो सर जो आदिकाल है उसको हम एक विविधतापूर्ण साहित्य के रूप में देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अभी अगर देखा जाए तो स्वच्छ भारत सर्वेक्षण जारी किया जाता है, आप ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, तो उसमें 7 स्टार 5 स्टार की रेटिंग दी जाए। क्या मतलब होता है 7 स्टार का, 5 स्टार का? और अभी 7 स्टार भारत के किस शहर को दिया गया है? सर माधवी शब्द का अर्थ क्या है? नाम का अर्थ आपके? सर माधवी जो एक हिंदू भारतीय नाम है, ये देवी लक्ष्मी का भी नाम है, और सर इसका मतलब होता है मीठा, और एक लता भी, फूलदार लता को भी माधवी बोलते हैं। अच्छा, अपने नाम के 5 पर्यायवाची बताइएगा। मैं कभी रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। अच्छा, लक्ष्मी आपने बोला ना, तो लक्ष्मी का पर्यायवाची रिकॉल नहीं कर पा रही है। गोरखपुर से आती हैं आप। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट एक स्कीम है, आपके ज़िले का क्या है? सर मेरा जिला गोरखपुर में आता है और वहाँ का टेराकोटा है, जिसे अभी जीआई टैग भी मिला है। सोशियोलॉजी भी आपने पढ़ाई की है ना? सोशियोलॉजी पढ़ा है मैंने 2011 में। सामान्य सी बातें तो कर ही सकते हैं, जैसे कि समाज क्या है, व्हाट इज सोसाइटी, समाज क्या है? सर मैं समाज का एग्जैक्ट डेफिनेशन शायद ना बता पाऊँ, लेकिन मैं समझ से बताइए। सर समाज जो आपसी संबंधों का एक कह सकते हैं एक ताना बाना है, जिसमें सभी व्यक्ति एक दूसरे के साथ अंतर्क्रिया करते हैं। अच्छा, आप शहर में भी रही हैं, गांव में रहने का भी आपका अनुभव है, तो वहाँ के दोनों समाज में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? 2-3 बेसिक बताइएगा स्पष्ट। सर ग्रामीण समाज में मुझे लगता है कि एक तरह से लोगों में आपस में आत्मीयता ज़्यादा है, एक दूसरे से जुड़ाव ज़्यादा महसूस करते हैं। और शहरी जीवन में मुझे लगता है सर कि जो लोग हैं एक दूसरे से उतनी निकटता अनुभव नहीं करते हैं, या सीमित रूप है उसका। और दूसरा चीज़ शहर में है सर कि जो समाज है वो कहीं ना कहीं ग्रामीण समाज से थोड़ा सा एडवांस है, शिक्षा के मामले में हो गया, या स्वास्थ्य के मामले में हो गया, या कहीं ना कहीं जो उनका थॉट प्रोसेस इसमें। अच्छा, एक वेब सीरीज आई थी पंचायत, देखी आपने? उसमें जिस तरीके से पंचायत और उससे संबंधित अधिकारियों की भूमिका दिखाई गई है, वैसे ही आप लोग काम करते हैं क्या? एग्जैक्टली काम क्या है आपका? सर पंचायतों में जो पंचायती राज अधिनियम है उसके तहत जितने प्रावधान है उससे रिलेटेड, जैसे ग्राम पंचायतों का संचालन जो ग्राम प्रधान करते हैं, तो उसमें एज ए सचिव उनके साथ मुझे काम करना होता है। साथ में जो विभागीय योजनाएं होंगी उसका क्रियान्वयन भी उसको करवाना रहता है। अच्छा, समय की परेशानी रहती है ना आपके लिए? तो डायरी राइटिंग जो आपने हॉबी बनाई है, क्या रेगुलर बेसिस पर राइटिंग करती हैं? नहीं सर, मैं रेगुलर नहीं करती हूँ। जिस दिन मुझे ऐसा लगता है कि आज भी मेरा मन हो रहा है कुछ लिखने का, तो मैं उस दिन लिखती हूँ। अच्छा, मतलब क्या लिखना पसंद करती हैं? सामान्य जीवन की बातें या कोई रचना करती हैं? नहीं सर, मैं सामान्य जीवन की जो बहुत महत्वपूर्ण बातें होती हैं मैं उसी को लिखती हूँ। जैसे अगर मुझे ऐसे अपने काम के दौरान कोई समस्या महसूस हुई, या मुझे अपने में कुछ ऐसा लगा कि मुझे और बेहतर इसको कैसे बनाना है, तो मैं उसको लिखती हूँ। फिर अगर मुझे ऐसे कोई विचार आ गए कि इस तरीके से मैं और बेहतर कर सकती हूँ, तो वो विचार भी मैं स्थायित्व देने के लिए लिख लेती हूँ। मतलब इनोवेशन करने का, खुद को सुधारने की कोशिश करती रहती है ना? लिटरेसी रेट कितना है आपके जिले का? 67%। और महिलाओं का कितना है? 57। क्यों कम है? सर जो हमारे यहाँ का ऐसा माना जाता है पिछड़ापन है जो, तो शिक्षा का स्तर इसी वजह से, इसी पिछड़ेपन की वजह से है। और अभी सर जैसे जो विकास है
माना जाता है, क्या माना जाता है? सर जो अभी है उत्तर प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश जो है उसको ऐसा माना जाता है, एक पिछड़े जिले के रूप में ही माना जाता रहा है। तो सर वहाँ पे स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सारी चीज़ों का उतना अच्छे से विकास नहीं हो पाया बाकी राज्यों की तुलना में। तो आप जो सोचती हैं, इनोवेटिव थिंकिंग करती हैं, तो गोरखपुर की महिलाओं में अगर शिक्षा स्तर बढ़ाना हो तो क्या करेंगी आप? सर मैं सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों पे ज़्यादा फोकस करूँगी, क्योंकि गोरखपुर या पूरे उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है लगभग 80% जनसंख्या गांव में रहती है। और सर वहाँ पे शिक्षा की जो बेसिक वो है, बेसिक शिक्षा वो अच्छे से अगर होती है और उनको नहीं, ये तो थ्योरेटिकल बातें हैं। आपने बोला इनोवेशन सोचती हैं, पॉजिटिव सोचती हैं, तो कुछ 2-3 पॉइंट बता दीजिए कि क्या नया करेंगी। अगर मुझे उस क्षेत्र में कुछ करना हो तो सबसे पहले मैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियां हैं वो उनका इन्वॉल्वमेंट तो होता है गांव के स्कूलों में, लेकिन वो कहीं ना कहीं घर के कामों में उनको व्यस्त कर दिया जाता है या ऐसे कुछ और चुनौती बता रही हैं आप फिर से? मैं बता रही हूँ सर, तो उसमें मैं कोशिश करूंगी कि ये सारी चीज़ों के लिए मैं जागरूक करूँ और मैं जहाँ तक से कोशिश हो पाता है मैं करती रही हूँ अपनी क्षेत्र में। अच्छा, 5 साल लगभग आपके सर्विस के हो चुके हैं, ठीक। एक उपलब्धि बताइए जो लगता है कि ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में आपने किया है और आपको संतुष्टि मिली हो कि ये काम मैंने अच्छा किया है। सर मैं अपनी ग्राम पंचायतों में जो एक संवादहीनता जो सरकारी कर्मचारियों के प्रति मैंने देखा, मैंने जब ज्वाइन किया कि लोग बात करने में कहीं ना कहीं हिचकते हैं, मैंने सबसे ज़्यादा उनको अपने से सहज किया। अब वो ऐसा मुझे लगता है कि मुझसे बात करने में कभी उन्हें हिचकने महसूस होती है और मेरे जो सीनियर अधिकारी लोग हैं उनसे भी बात करने में मैंने उनको इतना कंफर्टेबल महसूस कराया कि उन्हें सर हिचक नहीं महसूस होती, वो अपनी बात रखते हैं। यूपी का जो पंचायती राज अधिनियम है वो कब आया था? सर वो 1947 का है। और हम लोग बहुत सामान्यतः पढ़ते हैं कि बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट आई और उसी के आधार पर उनको पंचायती राज संस्थाओं का जनक माना जाता है। जी सर। तो लगभग आप देखें तो 47 से 57 में कमेटी बनी थी। जी। तो क्यों बलवंत राय मेहता को हम लोग पंचायती राज संस्थाओं का जनक मानते हैं? सर जो अभी पंचायती राज संस्थाएं हैं वो त्रिस्तरीय व्यवस्था उसमें लागू है और ये त्रिस्तरीय व्यवस्था बलवंत राय मेहता ये तो जो 47 का पंचायती राज है उसी से तो अभी भी यूपी का जो पंचायती व्यवस्था चल रही है, तो उसमें कुछ चेंज किया गया क्या फिर बाद में? सर वो जो व्यवस्था थी बलवंत राय मेहता कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी उसके आधार पे वो जो उस बिंदु को ध्यान में रखते हुए ये संशोधन किए गए थे। तो आपको लगता है कि जो विचार पहले आ गया था, जो हमारे पास व्यवस्थाएं थी, तो फिर बलवंत राय मेहता कमेटी को इतना महत्व देना ज्यादा उचित है? सर मुझे लगता है कि हर चीज में सुधार की गुंजाइश तो होती ही है, तो जो कमेटी की जो अच्छे बिंदु थे उस पे सुधार के लिए उन्होंने संशोधन किया। अब दूसरी बात ये कि हम देखें तो पंचायती राज संस्थाओं को लागू हुए एक तरह से 30 साल पूरे हो गए। अगर 1992 से भी देखें तब भी 30 साल पूरे हो गए। 30 सालों में चूंकि आपने लगभग 5-6 साल काम भी कर लिया है, तो क्या आपने पंचायती राज संस्थाओं की उपलब्धियां देखी हैं और अभी क्या क्या चुनौतियां देख रही हैं आप? सर उपलब्धियों की बात करेंगे तो जो बेनिफिशियरी का चयन करना होता था वो कहीं ना कहीं उतना पारदर्शी तरीके से नहीं होता था। अब ई गवर्नेंस का सहारा लेके जो अभी किया जा रहा है तो सर उस चीज में सुधार आया है। और दूसरी चीज है सर कि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए हैं। जब से सोशल मीडिया या इस तरह के जो प्लेटफॉर्म उन्हें मिले हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में सर इसकी पहुंच बढ़ी है, उससे इस चीज में और सर इसके वजह से कहीं ना कहीं करप्शन जो एक बड़ा मुद्दा रहा है वो भी कम हुआ है। और सर अगर कमियों की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि सर अभी जो पंचायत समितियां हैं और ग्रामीण जनता में जो जागरूकता और अच्छे से होनी चाहिए, जैसे अपने अधिकारों को लेके वो ग्राम प्रधान के बारे में जानेंगे भी कि वो गलत कर रहे हैं तो भी आवाज नहीं उठाएंगे, तो वो कहते हैं मुझे इसी गांव में रहना है। तो इस तरह की जो जागरूकता है सर कि हमने तो सुना है कि जनता गलत काम भी करती है तो ग्राम प्रधान उसको रोकते नहीं है, बल्कि वोट बैंक के चक्कर में ग्राम प्रधान उसको सपोर्ट करते हैं। और मैंने देखा है कि गांव के लोग कटिया मारते हैं
बिजली कनेक्शन के लिए अवैध रूप से। जी सर। और जब गांव में कोई अधिकारी उसकी जांच के लिए जाता है तो ग्राम प्रधान उसमें सबसे आगे आते हैं और रोक देते हैं कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, अब चले जाइए यहाँ से। सर ये कह सकते हैं कि ये एक किसी क्षेत्र विशेष की समस्याएं हो सकती हैं सर, मैं ऐसा मानती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ों में सुधार हो रहा है, क्योंकि अब ये जो बिजली के तार बिछाए जा रहे हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसे अंडरग्राउंड हो गए हैं, पानी का जो पाइप है वो अंडरग्राउंड हो गया है। तो सर इन चीज़ों में अब उस तरीके से सुधार हो गया, उसमें ऐसी गुंजाइश ही नहीं बनी। अच्छा, एक चीज और नहीं लगता कि जब से पंचायती राज संस्थाएं आई हैं जी सर। तब से ग्रामीण स्तर पर जब पंचायत के चुनाव होते हैं, चाहे चुनाव के पहले या चुनाव के बाद या चुनाव के दौरान, हिंसा बहुत बढ़ गई है, राजनीतिक हिंसा विशेष करके। ऐसे ने हिंसा को बढ़ावा दिया है। प्रधान के चुनाव, हाँ पंचायत के चुनाव में देखिए ना, प्रधान के चुनाव के पहले भी कुछ मर्डर हो जाते हैं, चुनाव के दौरान भी हो जाते हैं, चुनाव के बाद भी। और रंजिश क्या है, प्रधान के चुनाव की रंजिश थी। सर ये समस्याएं हर स्टेज पे मुझे लगता है, स्पेशल पंचायती राज नहीं, लेकिन जितनी हिंसा उस पंचायती लेवल पे है उतनी एमएलए और एमपी के चुनाव में नहीं दिखाई देती है। सर मुझे लगता है इसका ये रीजन हो सकता है क्योंकि जो ग्रामीण स्तर पे चुनाव होते हैं या पंचायती राज में, उसमें लोगों का जुड़ाव ज्यादा होता है, तो उस तरह के मतभेद भी ज्यादा हो सकते हैं, उस तरह की चीजें ज्यादा हो सकती हैं। ये रीजन मुझे जहाँ तक लगता है। अच्छा, इसी को समाप्त करना हो, आप गांव पे बॉटम लेवल पे काम कर रहे हैं, तो कैसे इसको खत्म किया जाए? सर इसको खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं पुलिस पर और जो प्रशासन है उसको ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। और इस तरह की समस्याएं सर कहीं ना कहीं ये रंजिश जो भी चीजें हैं वो जब सही तरीके से चुनाव प्रक्रिया या चुनाव आयोग या जो उनके कर्मचारी हैं अगर नहीं कर पाएंगे तभी इस चीजों को बढ़ावा मिलेगा। तो सर वहाँ पे अगर व्यवस्था सही की जाए तो मुझे लगता है। अच्छा, एक सवाल और लास्ट में, आवारा पशुओं के रख रखाव के लिए जिम्मेदारी दी गई है, जी सर। उसके लिए कितना फंड आता है एक जानवर पे? सर मुझे फंड का तो एग्जैक्ट क्यों, आप ही के थ्रू तो पास होता होगा ना? सर एक्चुअली मुझे उस पर काम करने का भी मौका नहीं मिल पाया है। हाँ। लेकिन सर मुझे ये पता है कि उस पे स्वास्थ्य विभाग और हमारा जो पंचायती राज डिपार्टमेंट है दोनों के कंट्रीब्यूशन होता है। तो क्योंकि जानवर जो जहाँ उनको रखा जाता है उनको समय से चारा नहीं मिल पाता है और अधिकांश जगह वहाँ गाय मर जाती हैं, तो कैसे क्या इसमें नहीं लगता कि इसमें कुछ करप्शन हो रहा है या सरकार की तरफ से कोई कमी है? क्या आपको लगता है? सर सरकार की तरफ से सर व्यवस्थाएं तो की गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सर मैं मानती हूँ इसमें फंड की भी देरी हो जाती है और जो निचले स्तर पे जिनको क्रियान्वयन करना है वो व्यवस्थित तरीके से उसको अगर फेल करते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो सर ऐसी समस्याएं आती हैं। एक क्वेश्चन और, क्योंकि अब महिला है, पंचायत ने महिलाओं के सशक्तिकरण में क्या भूमिका निभाई है? सर जो ये अधिनियम बनाया गया उसमें 33% का आरक्षण महिलाओं को दिया गया जिससे उनकी भागीदारी बढ़े। दूसरी चीजें हैं सर कि ग्राम पंचायतों में जो भी शिक्षा व्यवस्था हो गई या स्वास्थ्य हो गया या उनके ग्रामीण जो आजीविका के संचालन के लिए, इन सारी चीजों के लिए सर उसमें ध्यान दिया गया। जैसे स्वास्थ्य के लिए ऐसा नहीं लगता, ये तो आपने किताब की बात बता दी कि महिला सशक्त हुई। हम तो ये देखते हैं कि बहुत लोगों ने जिनको पंचायत का चुनाव लड़ना था और वो सीट महिला कर दी गई तो उन्होंने जल्दी से शादी कर ली कि हम नहीं लड़ सकते यहाँ से चुनाव, तो अपनी पत्नी को लड़ा देते हैं, पत्नी घर में बैठी रहेगी, हम प्रधानपति बन के काम करेंगे। तो प्रधानपति के कॉन्सेप्ट से कैसे लग रहा है कि महिलाएं सशक्त हुई हैं? सर ये चीजें समस्याएं आपकी बात सही है, ये समस्याएं आ भी गई हैं, लेकिन सर वहाँ पे चूंकि मैं भी महिला हूँ तो मैं पूरी कोशिश ये करती हूँ और जो भी मेरे साथ में महिलाएं हैं या अब ऐसे होता है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई काम जो भी है वो वहाँ पे उनके पति और बेटे ना आके खुद वो आए तभी हम उसको करेंगे। तो उसके लिए सर उनको हम लोग प्यार से समझाते हैं, जैसे परसुएशन। लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से, जरा सा पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए जितनी समस्याएं आपने देखी हैं और बाकी चीजों को महसूस किया है, क्या सुझाव देना चाहेंगे? सर मैं चाहूंगी कि ग्रामीण स्तर पे जागरूकता कार्यक्रम अच्छे से चलाए जाए। साथ में सर मैंने महसूस किया है कि जो हम लोग हैं ग्राम पंचायतों में नियुक्त हैं, इनका नियमित प्रशिक्षण होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज हम शायद उतने अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अगर हमारे प्रशिक्षण टाइम से होंगे। अच्छा, रेवेन्यू मॉडल, पंचायत को जो पैसा
कर वसूली और बाकी सबसे जो पैसा आता है या अन्य मद राज्य से मिलता है, तो आपको लगता है कि अभी भी खासकर रेवेन्यू और इसके लिए वो स्टेट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है? जी सर, मुझे लगता तो क्या और इजाफा किया जाए जिससे वित्तीय, चूँकि आप काम कर रही हैं, कुछ ऐसे टैक्सेस या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, लेवी या कुछ भी ऐसी बात जिससे पंचायत अपना खुद कर व्यवस्था निकाल सके और फिर सबल हो सके वित्तीय उसमें? जी सर, क्या क्या हो ऐसे कुछ सकता है? उपाय मुझे लगता है, जैसे कि सरकार अभी बहुत ऐसे पंचायत भवनों का निर्माण करवा रही है, तो उसमें जो ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकों की नियुक्ति की गई है, तो उनके थ्रू सर जो सामुदायिक सेवा केंद्र का संचालन होता है, जो प्राइवेट लोग करते थे योजनाओं के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना, ये सारी चीजें, तो अब वो करेंगे, तो उससे हमें कुछ रेवेन्यू आएगा। एक तो वो हो गया कि हम उनको सुविधा भी आसानी से दे पाएंगे और एक हमारी आय का स्रोत बन जाएगा। दूसरी चीजें हैं सर, जो ग्राम पंचायतों में हाट बाजार ये सारी चीजें लगाई जाती हैं, उस पर अगर प्रॉपर वे में कर लगाया जाए, जैसे पानी की सुरक्षा, पानी की व्यवस्था कर दी जाए, उस पर एक ऐसे एटीएम वाटर वाला कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ किया जाए, तो सर उससे भी कुछ पट्टे तालाब वगैरह का भी वो कर दिए। ये तो है ऑलरेडी तालाब का, नहर के जो आप बता रही हैं। जी सर, ऐसा है, लेकिन वो नियमित तौर पे सर अगर उसको व्यवस्थित किया जाए, तो हमारे ग्राम पंचायतों में बहुत सारे प्रावधान ऐसे किए गए हैं। अच्छा, गोरखपुर नाम आते ही एक बीमारी सबके दिमाग में आती है, इंसेफ्लाइटिस, और खासकर आप जिस जगह पे काम कर रही हैं और ग्रामीण इलाकों में, और एक समय बहुत बड़ी समस्या थी, तो इसका कारण क्या था और क्या अभी के हालात क्या हैं? सर इसका जो सबसे बड़ा कारण था वो स्वच्छता और जो पेयजल है, तो उसकी वजह से ये बीमारी कहीं ना कहीं जो बरसात के मौसम थे उसमें ज़्यादा पनपती थी और उससे कैजुअलिटी भी ज़्यादा होती थी। तो सर उस पर सरकार ने काफ़ी काम किया है और खासकर जो क्षेत्रों में ये समस्याएं थी, तो अभी सर उसमें 30% से ज़्यादा की कमी देखी गई है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, आप एज ए ग्राम पंचायत अधिकारी जो आप काम कर रही हैं, और चूंकि यूपी में कभी महिला सिक्योरिटी, वुमेन सिक्योरिटी बहुत बड़ा एक इशू था, खासकर जिस तरह की प्रवृत्तियां पूर्वांचल में रही हैं उसको देखते हुए, और ये सरकार इस मामले को लेकर बड़ा सख्त है, तो आपको कुछ महिला सुरक्षा में परिवर्तन दिखाई देता है? लोगों के, खासकर खुद आप एक अधिकारी जब काम करने जाती होंगी, तो अपनी सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर आप क्या सुरक्षित महसूस करती हैं? सर सुरक्षा के अभी जो एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है उसमें भी हमारी उत्तर प्रदेश की महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं कहेंगे, लेकिन सर पिछले रिपोर्ट से सुधार हुए हैं। सर मैं माफ़ी चाहूँगी, मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं उसका याद है, लेकिन उसमें सुधार हुए हैं। तो सर मुझे लगता है जो मिशन शक्ति जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, या फिर कन्या सुमंगला योजना के तहत शिक्षा व्यवस्था पे ध्यान दिया जाए, तो सर उसके जैसे आप किसी काम के लिए आप जा रही हैं, आपके साथ एक दो विभाग के लोग और हैं, मान लीजिए जा रहे हैं, और हो सकता है कई बार आप जो वहाँ प्रधान है या गाँव है उसकी कुछ ऐसी बात हो, करप्शन चार्जेज हो या कुछ बात आप बोलें, तो लोग हो सकता है कि वो एग्रेसिव हो जाएं। एक तो उस तरह की सुरक्षा हो गई, दूसरा वास्तव में जो एक वुमेन के अगेंस्ट एक हमेशा भाव रहता है, तो उस तरह की चीज़ों में कुछ इजाफा हुआ है कुछ सिक्योरिटी में, या अभी उसी तरह की बदस्थिति है? एनसीआरबी की रिपोर्ट है ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से। सर अभी पहले से तो सुधार हुए हैं, जैसे मेरी जॉब है, मेरा कोई टाइम नहीं रहता है, तो मैं 8 बजे 7 बजे शाम को, चाहे सर्दियों की शाम हो या गर्मी में, मैं आती हूँ, तो मुझे ऐसे ही सर कोई खास परेशानी महसूस नहीं होती। अब मुझे ग्रामीण क्षेत्र से शहर की तरफ आना होता है तो काफी। अच्छा, महिला सुरक्षा को लेकर और महिला अधिकारिता को लेकर अगर ये वर्तमान सीएम साहब हैं, इनको 10 में से नंबर देना हो तो कितने नंबर देंगी? मैं फिर बता रहा हूँ, बाकी सब छोड़ दीजिए, केवल महिला अधिकारिता को लेकर, अवेयरनेस को लेकर, सुरक्षा को लेकर, है ना, फेथ को लेकर, गवर्नेंस में अगर आपको नंबर देना हो तो कितने नंबर देंगी? सर मैं 10 में से 8। 8। थैंक यू, कैन गो नाउ। थैंक यू।